हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, खाने का डाइजेशन होता है। डाइजेशन क्या है? केमिकल रिएक्शंस है। जैसे हम ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो ब्रीथिंग भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। जैसे हम लोग देखते हैं मिल्क होता है, मिल्क इसमें चेंज हो जाता है कर्ड में, तो मिल्क का कर्ड में चेंज होना भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस होते क्या और केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। तो अगर बात करें केमिकल रिएक्शंस की, तो जब कोई रिएक्टेंट स्पेसीज प्रोडक्ट स्पेसीज में चेंज होता है, तो इस चेंज होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। यानी जब भी कोई रिएक्टेंट है, अगर वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो इस चेंज होने की प्रोसेस को हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल देखें केमिकल रिएक्शंस की, तो अगर हम बात करें कि व्हेन कार्बन is burn in presence of oxygen, then carbon dioxide is formed। यानी जब हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड फार्म होता है। तो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होने की जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। यानी यह एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो, इस केमिकल रिएक्शन को बार बार इतना बड़ा स्टेटमेंट में हमको न लिखना पड़े, न राइट करना पड़े, इसके लिए कुछ इक्वेशन बनाए गए जिसे हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे हम इसे ऐसे सिंपली राइट कर सकते हैं कि कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ बन किया, क्या बना? CO2। तो हम इतने बड़े स्टेटमेंट को हम इक्वेशन फॉर्म में इतने छोटे में राइट कर सकते हैं। तो बार बार हम केमिकल रिएक्शंस को इतना लॉन्ग न लिखना पड़े, इसके लिए इक्वेशन बनाए गए जिसे हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है। कि ये चेंज होने की जो प्रोसेस है, यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ बर्न किया, बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हुआ, तो जो चेंज होने की प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे कि यह केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और इस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वेशन बनाए गए जिसे हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। देखो, ये इक्वेशन है ना, इक्वेशन में क्या होती है? इक्वलिटी होती है। कुछ चीज़ दूसरे चीज़ के इक्वल दिखाई जाती है इक्वेशन में। यानी एक इक्वल होता है, इक्वल की साइन होती है, उसके लेफ्ट में कुछ एक्सप्रेशन होते हैं और राइट में एक्सप्रेशन होते हैं। यहाँ देखो, ये एज इक्वल वर्क करेगा, इसके लेफ्ट में एक्सप्रेशन है और राइट में है, तो ये क्या है? इक्वेशन है। और ये इक्वेशन केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ और एग्जाम्पल देखिए हम केमिकल इक्वेशन के। जैसे हमने हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, क्या बना? H2O बना। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O में चेंज होने की जो प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। और ये जो हम राइट के इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, अब बात करें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे और सेकंड इक्वेशन को अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन फर्स्ट को क्यों बोलेंगे? क्योंकि देखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन वह इक्वेशन होता है जिसके रिएक्टेंट में जितने एटम्स होते हैं, प्रोडक्ट में भी उतने ही एटम्स होते हैं। जैसे देखो, एरो हो गया, एरो के जो लेफ्ट में होता है उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं, इसे हम रिएक्टेंट बोलेंगे। और जो एरो के राइट में होता है उसे हम प्रोडक्ट्स बोलेंगे। ठीक है, तो यह रिएक्टेंट हुआ, किस में चेंज हो रहा है? प्रोडक्ट में। तो चेंज होने की प्रोसेस क्या हो गई? यह केमिकल रिएक्शन हो गई और यह केमिकल इक्वेशन हो गया। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? कि रिएक्टेंट में जितने एटम हो, प्रोडक्ट में भी उतने ही एटम हो, तो उसे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे देखो, रिएक्टेंट में कार्बन कितना एटम है? 1। प्रोडक्ट में भी कार्बन का कितना एटम है? 1। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितना एटम है? 2। प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन कितना एटम है? 2। तो हम देख रहे हैं रिएक्टेंट में जितने एटम है, प्रोडक्ट में भी उतने ही एटम है। तो कैसा इक्वेशन है? तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। लेकिन अगर हम सेकेंड इक्वेशन में देखें, सेकेंड केमिकल इक्वेशन में, तो हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का रिएक्टेंट में 2 एटम है और प्रोडक्ट में भी 2 एटम है। हाइड्रोजन तो बैलेंस है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की बात करें, तो हम देख रहे हैं ऑक्सीजन में का लेफ्ट में 2 एटम्स है और राइट में ऑक्सीजन का 1 एटम है। यानी ऑक्सीजन के एटम बैलेंस नहीं है। तो हम देख रहे हैं रिएक्टेंट में जो एटम है वो प्रोडक्ट के एटम की इक्वल नहीं है। यानी यह अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो क्लियर है?
केमिकल इक्वेशन को हम टू टाइप में राइट करते हैं, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है और एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि रिएक्टेंट में जितने एटम हो प्रोडक्ट में भी उतने ही एटम होने चाहिए, और अगर रिएक्टेंट के एटम और प्रोडक्ट के एटम इक्वल नहीं होते तो उसे हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है ना, इसे हम स्केलेटन केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है ना, उसका दूसरा नाम स्केलेटन केमिकल इक्वेशन भी होता है। ठीक है, फिर अब बात होती है कि आखिर में हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, ऐसे क्या जरूरत होती है कि केमिकल इक्वेशन को हमेशा बैलेंस करके राइट करते हैं। जब भी हम इक्वेशन को लिखेंगे ना, उसे बैलेंस करके राइट करेंगे। तो केमिकल इक्वेशन को इसलिए बैलेंस करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई हो, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। अगर इक्वेशन को बैलेंस नहीं करेंगे ना, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई नहीं होगा। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है कार्बन प्लस ऑक्सीजन दिस गिव्स CO2। ठीक है, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इट मीन्स यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि जो रिएक्टेंट का मास होना चाहिए वही प्रोडक्ट का भी मास होना चाहिए। तो रिएक्टेंट का अगर मास कैलकुलेट करें तो देखो, यहाँ कार्बन का 1 एटम है, तो कार्बन के 1 एटम का मास होता है 12 ग्राम। ऑक्सीजन का 2 एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 ग्राम, तो 2 का कितना हो गया 32 ग्राम, यानी ये हो गया 44 ग्राम, यानी रिएक्टेंट का मास हुआ 44 ग्राम। अगर हम प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट करें तो यहाँ भी कार्बन का 1 एटम है, तो कार्बन का मास हो गया 12 ग्राम। ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो 1 एटम का 16 ग्राम, तो 2 एटम का मास हो गया 32 ग्राम, यानी रिएक्टेंट का भी मास कितना हुआ 44 ग्राम। तो हम देख रहे हैं अगर इक्वेशन बैलेंस है तो जो रिएक्टेंट का मास है वही प्रोडक्ट का भी मास है, यानी यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन अगर हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करें, तो अगर हम रिएक्टेंट का मास कैलकुलेट करें तो 1 हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन कितना हो गया 2 ग्राम। 1 ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 ग्राम, तो 2 का कितना हो गया 32 ग्राम, यानी रिएक्टेंट का मास हुआ 34 ग्राम। और अगर प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट करें तो 2 हाइड्रोजन एटम का मास हो गया 2 ग्राम और 1 ऑक्सीजन एटम का मास हो गया 16 ग्राम, यानी ये टोटल कितना मास हुआ ये 18 ग्राम। तो हम देख रहे हैं कि अगर इक्वेशन अनबैलेंस है यानी बैलेंस नहीं है तो रिएक्टेंट के मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर इसे हम बैलेंस कर देते हैं, जैसे यहाँ 2H2 हो गया प्लस O2 दिस गिव्स 2H2, यहाँ हम देख रहे हैं, देखो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। क्योंकि देखो अगर हम रिएक्टेंट में देखें तो हाइड्रोजन के 4 एटम, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के 4 एटम, रिएक्टेंट में देखें तो ऑक्सीजन के 2 एटम और यहाँ भी प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन के 2 एटम। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया क्योंकि रिएक्टेंट के एटम्स और प्रोडक्ट के एटम इक्वल्स हो गए। तो अब जैसे ही हम अनबैलेंस को बैलेंस किए तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी सेटिस्फाई हो जाएगा। कैसे, देखो 4 हाइड्रोजन एटम, 1 हाइड्रोजन एटम का मास 1 ग्राम, तो 4 एटम्स का 4 ग्राम। यहाँ 1 ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो 2 का 32 ग्राम, यानी रिएक्टेंट का मास हुआ 36 ग्राम। प्रोडक्ट की मास कैलकुलेट करें तो 4 हाइड्रोजन एटम का मास 4 ग्राम और 2 ऑक्सीजन एटम कितने हैं ये 2 का ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई करेंगे 2 ऑक्सीजन एटम, तो 2 ऑक्सीजन एटम का मास 32 ग्राम, यानी प्रोडक्ट का भी मास कितना है 36 ग्राम। तो हम देख रहे हैं कि जब इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो इक्वेशंस को क्यों बैलेंस करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई हो, इसीलिए हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, यानी टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।